नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा में। जब से मोदी विरोधी दलों का बैठक बेंगलुरु में हुआ है, तब से इस तथाकथित मोदी विरोधी दलों के विपक्षी अलायंस के इंडिया में अब इस बात का खाई गहरी होती जा रही है। जी हाँ, इस अलायंस में जितने भी नेता हैं उन सबके बीच में अब इस बात का जो भावना है वो और मजबूत होता जा रहा है। जी हाँ, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण 3 नेताओं के क्रियाकलापों से देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला है दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, दूसरा है बिहार का सीएम नीतीश कुमार और तीसरा महाराष्ट्र का एक वरिष्ठ नेता शरद पवार जी। आप सभी को ध्यान होगा कि जिस समय बेंगलुरु में विपक्षी दलों का ये बैठक हुआ था, उस बैठक में जिस तरीके से शरद पवार जी बैठे हुए थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ था, इन सबके चेहरे से एक अविश्वास का भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। ऐसे तो इस पूरे मोदी विरोधी दलों के नेताओं में एक दूसरे के ऊपर कभी भी विश्वास न था, न है और न होगा। इन सभी मोदी विरोधी दलों का सिर्फ एक मजबूरी है कि इन सबके ऊपर भ्रष्टाचार का जो शिकंजा कसता जा रहा है, उसके वजह से ये तमाम मोदी विरोधी दल एक मंच पे आने को तैयार हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से इनके अंदर अविश्वास का भावना फिर से गहरी होती दिख रही है, उससे लग रहा है कि यह बहुत ही जल्द मोदी विरोधी दलों का ये जो तथाकथित इंडिया विथ डॉट्स है वह बिखर जाएगी। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के कार्यों से। दरअसल बेंगलुरु के मीटिंग में तय हुआ था कि अगला जो ये मोदी विरोधी दलों का बैठक होगा वह मुंबई में होगा, और खबरों के मुताबिक मुंबई में अब वो बैठक 25 या 26 अगस्त को हो सकता है, जिसका अगुवाई शरद पवार और उद्धव ठाकरे को करना है। लेकिन उससे पहले शरद पवार जी जो करने जा रहा है उसको लेकर इन मोदी विरोधी दलों के बीच में बहुत ही भयंकर तरीके से तूफान आया हुआ है, बहुत बुरी तरीके से अफरा तफरी मचा हुआ है। जी हाँ, और वह क्या करने जा रहे हैं शरद पवार जी? दरअसल शरद पवार जी 1 अगस्त को नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र में मंच साझा करने जा रहे हैं, और शरद पवार जी का नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी दलों के नेताओं के लिए सबसे बड़ा मुसीबत साबित होने वाला है। उन लोगों के अंदर एक अविश्वास का भावना पैदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 18 जुलाई की बैठक में शामिल होने से पहले ही एनसीपी पार्टी टूट गई थी, और पार्टी टूटने के बाद शरद पवार जैसे एक तरफ अलग थलग पड़ा हुआ है। जिस तरीके से उस मीटिंग में शरद पवार जी का स्थिति था, उनके चेहरे को देखने से लग रहा था कि शरद पवार जी सिर्फ और सिर्फ वहां, वो जो कहावत है ना, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस तरीके का स्थिति शरद पवार जी का था उस बैठक में। और उसके बाद अब मोदी जी के साथ इनका मंच साझा करना उस अविश्वास को गहराता है, क्योंकि आप याद कीजिए, पटना की बैठक से पहले जीतन राम मांझी ने इस विपक्षी एकता से अलग हुआ था, तो नीतीश कुमार जी का बयान था कि अच्छा हुआ कि जीतन राम मांझी हमारे बीच से चला गया, क्योंकि वो बीजेपी का खबरी था। अगर वह विपक्षी एकता में बैठता तो हो सकता है हमारे अंदर की जो चर्चा हुई है वह बीजेपी को जाकर बता देता, हमारा प्लान लीक कर देता। तो जब शरद पवार जी अब फाइनल मीटिंग एक तरह से बेंगलुरु में हुआ था, उसमें बहुत कुछ तय तो नहीं हुआ था, लेकिन विपक्षी एकता का कई एक मुद्दों पे चर्चा हुआ और उसका नाम जरूर तय हुआ था। और उसके बाद अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से फिर वही अविश्वास पैदा होगा कि क्या शरद पवार विपक्षी एकता के साथ बैठकर गद्दारी कर रहा है, क्या वो नरेंद्र मोदी से मिला हुआ है? और जिस तरीके से पार्टी टूटने के बाद अजीत पवार का पूरा कोशिश है कि शरद पवार फिर से एनडीए के साथ हो जाए, अजीत पवार के साथ हो जाए, क्योंकि पार्टी टूटने के बाद शरद पवार जी के पास कुछ भी नहीं बचा, उनका एक भी वरिष्ठ नेता उनके साथ नहीं है। उनके साथ है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी सुप्रिया सूले, और अगर सुप्रिया सूले के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना है शरद पवार जी को, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको एनडीए के साथ अपने भतीजे के साथ आना ही होगा, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी लोकसभा चुनाव हार सकती है, जो कतई शरद पवार जी को मंजूर नहीं होगा। और इसलिए शायद
शरद पवार जी के ऊपर, शरद पवार जी का जिस तरीके से उनके भतीजे के साथ पार्टी टूटने के बाद मीटिंग हुई है, बैठकें हुई है, मिलना जुलना हुआ है, उससे पहले से ही इन मोदी विरोधी दलों में अविश्वास है शरद पवार के लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से 1 अगस्त को शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उससे और यह आशंका बढ़ गया है। और आशंका कितना बढ़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शरद पवार को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त दबाव है, जिस दबाव में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शरद पवार से बात किए हैं, उनसे कहा है कि आप नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं कीजिए। लेकिन क्या शरद पवार जी ऐसा करेंगे? क्योंकि शरद पवार जी कई एक मौकों पर इन विपक्षी नेताओं को, मोदी विरोधी दल के नेताओं को झटका देते हुए आए हैं, चाहे वो अडानी मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा। दरअसल 1 अगस्त को नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। महाराष्ट्र के पुणे में 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिस आयोजन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। और उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और वह पुरस्कार खुद शरद पवार जी नरेंद्र मोदी को देंगे। और सिर्फ इतना भर से विपक्षी एकता में खलबली मचा हुआ है। इनके अंदर एक अविश्वास का भावना दौड़ रहा है, लहर दौड़ रहा है कि हो सकता है कि शरद पवार जी नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते वक्त कोई डील न कर ले, और ऐसा न होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी बिहार में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पे इस तरह का रार छिड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अब यहां तक कह चुकी है कि अगर बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो वह गठबंधन में नहीं रहेगी। यानी कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने बिहार में गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दिया है। और वह धमकी क्यों दिया? उनका मांग है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी कोटे से 2 मंत्री और बनाया जाए। और यह मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार के लिए गले का हड्डी बन गया है। कहने का तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पे नीतीश कुमार जी के बस में कुछ भी नहीं है। 23 जून की पटना की विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार जी से पूछा था कि नीतीश जी आप मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी बिहार में गठबंधन के ऊपर दबाव बना रही है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी इतने मजबूर हैं, इतने असहाय हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिहार सरकार के ऊपर, नीतीश मंत्रिमंडल के ऊपर पूरी तरीके से लालू एंड आरजेडी का कब्जा है। जब तक लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नहीं चाहेगी, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता है। और यही नीतीश कुमार जी के लिए गले का हड्डी बना हुआ है कि आरजेडी तैयार नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और कांग्रेस दबाव बना रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा पेच ये है कि नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ 33 मंत्रियों को रखना चाहते हैं, जिसमें से 31 मंत्री ऑलरेडी अभी हैं। तो सिर्फ 2 मंत्रियों की पद खाली है, और वो पद जो खाली है वो भी आरजेडी कोटे के मंत्रियों का पद खाली है। एक सुधाकर सिंह जी का और एक और उसी आरजेडी कोटे का मंत्री के शायद इस्तीफे के बाद पद खाली हुआ था। और आरजेडी के नेताओं का आरजेडी के ऊपर दबाव है कि बिहार सरकार में आरजेडी सबसे बड़ी गठबंधन की दल है, इसलिए आरजेडी कोटे से खाली हुई मंत्रिमंडल के सीट पे आरजेडी को ही मिलना चाहिए। और उसमें भी आरजेडी के कई एक नेता मंत्रिमंडल के मंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के लिए फाइनल करना मुश्किल हो रहा है कि वो मंत्री बनाए तो बनाए किसको। इसलिए वो भी 2024 चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए, नहीं तो हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे। और अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी गठबंधन से अलग होती है तो फिर इस तथाकथित जो
मोदी विरोधी दलों का जो नया अलायंस इंडिया बना है इसमें क्या फूट नहीं होगा? तो जब से ये तथाकथित इंडिया बना है तब से किसी भी दल में किसी भी दल का दूसरे दल के ऊपर भरोसा नहीं है। इनके बीच में अविश्वास का भावना पहले से भी था और अभी भी है और ये खत्म भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से राज्यसभा में दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस जो लाया था, अध्यादेश लाया था ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पे, उसको राज्यसभा में पारित होने से रोके। अब कांग्रेस पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो रोक सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो अंक गणित है उसके हिसाब से 238 सदस्य अभी हैं। उसके हिसाब से इस बिल को पारित करने के लिए सरकार को 120 सदस्यों की आवश्यकता है और विपक्षी दलों के पास कुल 105 सदस्य है, जिसमें से एक सांसद खुद अरविंद केजरीवाल का जो बरबोला, बदतमीज और गुंडा राज्यसभा सांसद था संजय सिंह, वो उसको संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो वो उसमें भाग लेंगे नहीं। तो अब उनकी संख्या और कम हो गई। इधर दिल्ली अध्यादेश मामले पे और केंद्र सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी YSRCP ने ऐलान किया है कि वह दोनों ही मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार का साथ देगी। और अगर YSRCP अगर साथ देती है तो फिर किस तरीके से राज्यसभा में उसको रोक पाएगा? और एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बिल पास हो जाता है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहला नेता होगा जो इस तथाकथित मोदी विरोधी दल के नए अलायंस इंडिया का तिलांजलि देगा। पानी पी पी के वो इन दलों में शामिल सभी नेताओं को कोसेगा और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को कोसेगा। फिर वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ेगा, कांग्रेस के लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा कि वो करे तो क्या करे, कैसे इस अरविंद केजरीवाल को काबू करे। क्योंकि सिर्फ अध्यादेश मामला ही एक ऐसा था जिसके वजह से अरविंद केजरीवाल को यह एक तरह से काबू करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब बहुत ही बुरी तरीके से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कल कह दिया कि हमारा जो अलायंस है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव में हम हर एक प्रदेशों में खुलकर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे। और कांग्रेस पार्टी को यही उम्मीद था, वह केजरीवाल के सामने सिर्फ इसलिए झुक रही थी कि उनको उम्मीद था कि केजरीवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावों में वह अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए उनको एक तरह से संदेश दे दिया गया है कि अगर लोग राज्यसभा में मेरे खिलाफ जो बिल पारित होगा, अगर वो पास हो गया तो फिर मैं इन सभी राज्यों में अपना कैंडिडेट उतारूंगा। और अरविंद केजरीवाल का कैंडिडेट उतारने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की हार तय है। तो इसलिए देखते जाइए कि आगे आगे इन मोदी विरोधी दलों के बीच में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से ये मोदी विरोधी दल पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। आप 25-26 अगस्त के जो मीटिंग है मुंबई में, उस मीटिंग के बाद सिर्फ सितंबर अक्टूबर तक का इंतजार कीजिए। सितंबर अक्टूबर तक ये मोदी विरोधी दलों का बिखराव अपने चरम पे होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।